नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास ऑडिटोरियम से निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए आर्थिक सहायता राशि हस्तांतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद श्रमिक परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 2 दिनों से देश भर के संत और मार्गदर्शक मंडल के सदस्य राष्ट्र के सर्वांगीण विकास, सनातन धर्म के संवर्धन और भारत को विश्व गुरु बनाने के विषय पर मंथन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी बैठकों में हमेशा देश हित और समाज के व्यापक विकास पर चर्चा होती है। उन्होंने ये भी कहा कि कई धार्मिक यात्राएं जारी हैं और धर्म नगरी हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। आज 2 दिन से यहाँ पर पूरे देश भर के पूज्य संतगण और मार्गदर्शक मंडल के सभी सदस्य और सभी ने राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए, उन्नयन के लिए, सनातन के लिए और देश हमारा विश्वगुरु बने उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिंतन बैठक हुआ है। और हमेशा से इस प्रकार का जब भी चिंतन होता है तो देश की समग्र चिंता होती है, समग्र विकास की बात होती है, हर दृष्टिकोण से बात होती है। देश के अंदर जो चुनौतियां हैं, देश की सुरक्षा है, सामाजिक सद्भाव है, उन सभी पर विश्व हिंदू परिषद अनेकों वर्षों से काम करता है। तो मैंने भी आकर पूज्य संतगणों का सभी का आशीर्वाद लिया है। देवभूमि में सब आए हैं, मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये मार्गदर्शक मंडल की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हमारे राज्य के अंदर चारधाम यात्रा चल रही है, हमारे अनेक जो धार्मिक स्थानों की यात्रा चल रही है और आने वाले समय में यहीं मां गंगा के स्थान पर हरिद्वार में कुंभ का आयोजन भी होना है। तो निश्चित रूप से इन सभी पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से, हमारे विश्व हिंदू परिषद के सभी शीर्षस्थ लोगों के मार्गदर्शन में ये हमारा आने वाले समय का कुंभ बड़ा भव्य और दिव्य होगा। आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। आशीष, इस बैठक में और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है? किस तरीके से देश के हित में विकास आगे बढ़ाना है? किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल चित्रा, विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक हरिद्वार में होना एक गौरव की बात है। और हरिद्वार एक धर्म नगरी, पूरे देश भर यहाँ पर लोगों की नजर रहती है कि क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर 4 धाम यात्रा भी वर्तमान में संचालित हो रही है। और आने वाला जो कुंभ मेला है हरिद्वार में आयोजित होने जा रहा है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस मार्गदर्शक मंडल में जो बैठक हो रही है उससे कई जो विचार कहीं ना कहीं निकलेंगे। और जो विश्व गुरु बनाने की एक विश्व गुरु बनना चाहिए भारत, उसको लेकर के भी मंथन चल रहा है। और हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं बैठक में और उन्होंने सभी संतगणों का आशीर्वाद लिया है और सभी का स्वागत किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला जो कुंभ मेला होगा वो भव्य होगा। और जो मार्गदर्शक मंडल की बैठक है विश्व हिंदू परिषद की, उसका हरिद्वार में होना एक उनके लिए भी कहीं ना कहीं गौरव की बात है। और इससे कई विचार जो निकलेंगे वो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को लेकर हो, चाहे विकास को लेकर हो, राज्य पूरे देश को विश्व गुरु बनाना है, तो उसको लेकर को भी यहाँ पर मंथन चल रहा है। जी ठीक है, देश का विकास होना है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं आशीष की सभी का साथ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जो लक्ष्य लगातार रखा भी जाता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, उसे पूरा करने में आसानी भी होती है। क्या इस बैठक के बाद कुछ जिम्मेदारियां भी यहाँ पर दिया गया है कि कैसे जो लक्ष्य हासिल करना है उस पर कैसे आगे काम करना होगा, क्या अवधि रहने वाली है?
बिल्कुल, कहीं न कहीं 2 दिन से यहाँ मंथन चल रहा है हरिद्वार में और जो इस बैठक से कई जो बिंदु कहीं न कहीं जो विकास को लेकर के वो सामने आने वाले हैं और जो हिंदू एक राष्ट्र होना चाहिए, विश्व गुरु कैसे जो है देश बन सकता है, उसको लेकर के हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे सुधर सकती है, उसको लेकर के भी मंथन हो रहा है और जो सभी को साथ लेकर के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को साथ लेकर के कहीं न कहीं आगे बढ़ने के कहीं न कहीं इस मंथन से कई जो है विचार निकलेंगे। अब देखना होगा कि बैठक के बाद क्या-क्या मंथन हुआ है और आने वाले कुंभ मेले को लेकर के भी कई सुझाव इस बैठक से निकलते हैं। ठीक है आशीष, आप बने रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा जारी आदेश के तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाया गया। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि परीक्षा बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराई जा सके। देहरादून में तकरीबन 16 सेंटर्स पर नीट की परीक्षा होनी है। इसके लिए हमारे द्वारा व्यापक कड़े सुरक्षा प्रबंध कर लिए गए हैं। इसमें जो पेपर लाने की जिम्मेदारी है तो उसके तहत जो स्क्वाड ड्यूटी है उसमें पुलिस के अलावा सीपीएमएफ की फोर्स वो भी तैनात रहेगी और साथ ही साथ प्रत्येक जो सेंटर है उसका इंचार्ज एक सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को बनाया गया है। उसके नीचे एक टीम लीडर, वो सब इंस्पेक्टर रैंक का रखा गया है और इसके नीचे फिर पर्याप्त मात्रा में चेकिंग और फ्रिस्किंग की ड्यूटी के लिए महिला और पुरुष कांस्टेबल्स को एचएचएमडी तैनात किया गया है। इसके अलावा पिछले 3 या 4 दिन से लगातार लोकल जो थाना इंचार्ज हैं, लोकल जो सीओ साहिबान हैं, उनके द्वारा लगातार सेंटर को विजिट किया जा रहा है। सारी जो व्यवस्थाएं हैं जैसे चारदीवारी हो गई हैं, खिड़की हैं, दरवाजे हैं, वॉशरूम्स हैं, क्लासेस वगैरह हैं, उनको चेक किया जा रहा है। आशीष डोभाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस खबर पर भी उनसे जानकारी ले लेते हैं। आशीष, तमाम केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा को लेकर, सुरक्षा के लिहाज से भी खास तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ डिटेल है इसको लेकर? किस तरीके से व्यापक तैयारियां अब तक पूरी कर ली गई हैं? बिल्कुल चित्रा, उत्तराखंड में जो नीट यूजी एग्जाम है उसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और कल यानी 21 जून को ये एग्जाम होना है। उसको लेकर के चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे जिला प्रशासन स्तर से तमाम जो सुविधाएं उपलब्ध करानी है, कैसे कैसे एग्जाम सेंटर पे जो फोर्स रहेगी उसके तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और अन्य विभागों के तमाम अधिकारी और कर्मचारी उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि जो ये एग्जाम है वो बिल्कुल नकल रहित हो और क्योंकि पहले ये एग्जाम निरस्त हो चुका था और दोबारा से इसकी डेट आई है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक और सुविधा जो उत्तराखंड परिवहन निगम है उसने दी है। जितने भी बच्चे 3 दिन 4 दिन तक जो है फ्री जो है उस सफर कर सकते हैं अपना आई कार्ड दिखा करके और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे जितने भी सेंटर हैं, देहरादून की बात हो, चाहे हरिद्वार हो, हल्द्वानी हो, नैनीताल हो, जगह जगह जहां जहां पर भी सेंटर हैं इस एग्जाम के, वहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। जी ठीक है, प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट्स को लेकर बताया गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। क्या लगता है कि जब पेपर होगा या फिर उससे पहले अगर जरूरत लगती है तो फोर्सेस की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, सुरक्षा बल की संख्या को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, अभी तो जितना स्टाफ लगाया गया है, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे पैरामिलिट्री हो या फिर अन्य विभागों के जो भी कर्मचारी या अधिकारी लगाए गए हैं, अभी तो फिलहाल सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद। अगर कहीं कोई विवाद की स्थिति होती है तो उसको लेकर के भी पुलिस विभाग अलर्ट है, जिला प्रशासन अलर्ट है। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान के नेतृत्व में सभी जो परीक्षा केंद्र है वहां पर सभी जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हो चाहे अन्य विभागों के अधिकारी या कर्मचारी हैं, वो तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक न हो एग्जाम के दौरान। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देहरादून में आज कांग्रेस शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। नीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग और छात्रों की आत्महत्या के मामलों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जन आक्रोश व्यक्त करेंगे।
कार्यक्रम के तहत यमुना कॉलोनी चौक से किशन नगर चौक तक शव यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस नेता रितेश छेत्री के संयोजन में आयोजित इस विरोध मार्च में कैंट विधानसभा क्षेत्र के बड़े संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना भी है। देहरादून में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ एमडीडीए का अभियान लगातार जारी है। विकासनगर तहसील के रेतीवाला क्षेत्र में प्राधिकरण ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग और सीसी सड़क निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि इस स्थल पर पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन दोबारा अवैध गतिविधियां शुरू कर दी गई थी। एमडीडीए की टीम ने जेसीबी की मदद से मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को हटाया। प्राधिकरण ने साफ किया कि बिना स्वीकृति किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बागेश्वर से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां जिले के सुमटी गांव की होनहार क्रिकेटर प्रेमा रावत का चयन T20 विश्व कप के लिए भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। 24 साल की प्रेमा ने अपने शानदार प्रदर्शन और कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया। सीमित संसाधनों और तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और अब विश्व क्रिकेट के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके चयन से पूरे बागेश्वर जिले में खुशी का माहौल है। परिवार, ग्रामीण और खेल प्रेमी इसे उत्तराखंड के लिए गौरव का क्षण बता रहे हैं। जहां केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया। अभियान में अब तक 1500 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने स्वेच्छा से हिस्सा लिया और करीब 2.5 टन कचरा इकट्ठा कर उसका निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन और नगर पंचायत संयुक्त रूप से ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। स्थानीय पंचायतों की निगरानी में अभियान संचालित किया जा रहा है। का स्पष्ट निर्देश है कि श्री केदारनाथ धाम ट्रैक रूट और पूरे जनपद की सफाई व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। इसी के क्रम में एक हीलिंग हिमालयाज एनजीओ है, उनके द्वारा यह इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया और इसमें जिला प्रशासन, नगर पंचायत केदारनाथ सभी लोग इसमें जुड़ करके इस मुहिम को सफल बना रहे हैं। इसमें 1500 से भी ज़्यादा जो हमारे तीर्थ यात्री हैं उन्होंने वॉलंटियर के रूप में योगदान दिया है। लगभग 2.5 टन कूड़ा इसमें अभी तक नीचे लाया जा चुका है और इसमें जिला प्रशासन ने अपने स्तर से भी एक प्रयास से प्रारंभ किया है कि मानसून के पूर्व जितना भी कूड़ा ऊपर एकत्रित हो गया है और जितना कूड़ा श्री केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर एकत्रित हुआ है उसको जो हमारी संस्थाएं वहाँ काम कर रही हैं वे भी अपने स्तर से नीचे लेकर के आ रहे हैं। इसमें प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे सुलभ इंटरनेशनल हो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया। इसके तहत मुख्य बाजारों, संवेदनशील क्षेत्रों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर दिन रात सघन पैदल गश्त की जा रही है। रुद्रप्रयाग के एसपी निहारिका तोमर ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान सभी धामों में सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर अभियान चलाए जा रहे हैं। बैरियर और चेक पॉइंट्स पर वाहनों की जांच के साथ साथ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, शराब, नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा होटलों, ढाबों और ठहरने के स्थानों पर यात्रियों की पहचान और रिकॉर्ड की जांच कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। चारधाम की यात्रा चल रही है, इसमें सभी धामों में पुलिस लगातार सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न अभियान चला रही है। रुद्रप्रयाग पुलिस भी श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के तहत समय समय पर चेकिंग करती है। चेकिंग के साथ साथ हमारी जो पैदल गश्त रहती है वो भी यहाँ पर प्रभावी रूप से की जाती है। रात्रि के समय, शाम के समय जो हमारे भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर अब पुलिस द्वारा पैदल गश्त की जाती है। इसी के साथ साथ जो हमारे अनेक बैरियर हैं या फिर चेक पोस्ट हैं वहां पर वाहनों की चेकिंग की जाती है। वाहनों की चेकिंग में हम लोग यातायात नियमों के उल्लंघन को देखते हैं। उसी के साथ साथ किसी भी प्रकार का अवैध पदार्थ, अवैध शराब, मादक पदार्थ या फिर कोई भी अवैध हथियार। रुद्रप्रयाग जिले में मानसून से पहले जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। केदारनाथ और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन और भूधंसाव संभावित क्षेत्रों में व्यापक तैयारियां की गई। संवेदनशील स्थानों पर अर्थ मूवर और जेसीबी जैसी भारी मशीनें तैनात की गई ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल मार्ग खोला जा सके। पुलिस और पीआरडी के जवानों को भी 24 घंटे तैनात किया गया। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। सभी संबंधित विभागों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।
स्थल वो है जो लैंडस्लाइड जोन और सिंकिंग जोन के रूप में आइडेंटिफाइड है। वहाँ पर हमारे जो संबंधित विभाग है जैसे कि PWD, उसके जो टीम्स हैं, JCB इत्यादि वो तैनात रहती हैं और आवश्यकता पड़ने पर यदि कोई लैंडस्लाइड होता है, सड़क बंद होती है, तो तत्काल उसको खाली कराने का प्रयास किया जाता है और जल्द से जल्द खोला भी जाता है। और जो हमारी बाकी टीमें हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे RTO और चाहे प्रशासन हो, सभी लोगों को अवेयर करते हैं, साइनेजेस लगाए जाते हैं ऐसी परिस्थिति में, ताकि लोगों को पहले से पता रहे कि कहाँ पर सिंकिंग जोन है, कहाँ स्लाइडिंग जोन है और किस प्रकार से उनको संभल करके यात्रा करनी है। रुड़की में इंसानियत और बहादुरी की एक मिसाल देखने को मिली। सोलानी पार्क के पास गंग नहर में कूदे एक युवक की जान बचाने के लिए भुट्टा बेचने वाले मोनू ने अपनी जान की परवाह किए बिना तेज बहाव वाली नदी में नहर में छलांग लगा दी। पारिवारिक विवाद से परेशान युवक सुमित नहर में डूब रहा था, तभी मोनू उसके लिए फरिश्ता बनकर सामने आया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मोनू की बहादुरी साफ दिखाई दे रही है। बहता हुआ एक आदमी आ रहा था, लोगों ने बताया कि हमें कि कोई डूब रहा है, मतलब कोई मृत शरीर जा रहा है। तो मेरे भाई ने वहाँ से मंदिर के दौरे से छलांग मारी और इसे लास्ट में जाके वहाँ निकाल रहा है। क्या काम करता है आपका भाई? भुट्टे का काम करते हैं ये। अच्छा, अभी कहाँ लेके गए? ये सरकारी अस्पताल में लेके गए हैं। अच्छा, तो बचा लिया उसको? जिंदा बचा? जी जिंदा निकाला है। थोड़े दिन सांस वो हो रहे थे तो उसे भी सरकारी अस्पताल में। मैं भुट्टे बेच रहा था तो लोग रुक के मचा लासारी मैं भी भागा, मैंने देखूं तो कौन सी लाश है तेजी है। जहाँ मैंने देखा व्हाइट कमीज में लड़का आ रहा था, उसकी मुंडी बिल्कुल नीचे बैठी हुई थी, मुझे नजर आया ताजा, देख लू कूदते तैसा था, अभी तो गिर गया बेचारा, पैर भी चल गया। जहाँ मैं कूदा से मंदिर के पास ज्यादा मैं कूदा हूँ, पुरानी पार्क में मंदिर है, गंगा मंदिर, वहां से मैं कूदा हूँ। जहाँ उसे उठाया मैंने, मुंडी थी पकड़ी, तभी तो अंदर सांस आ गई। अच्छा, अरे जिंदा था। अब ठीक है वो? बिल्कुल ओके, सही है। उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग एकेडमी के निदेशक और मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से उन्हें भारत के लोकपाल में संयुक्त सचिव स्तर के पद पर कार्य करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। यह आदेश उत्तराखंड के अतिरिक्त सचिव हिमांशु खुराना द्वारा 13 जून को जारी किया गया। आदेश के अनुसार लोकपाल संस्था लोकपाल ऑफ इंडिया द्वारा विज्ञापित पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति दी। इस फैसले के बाद उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का रास्ता साफ हो गया है। ऋषिकेश के रायवाला क्षेत्र स्थित हरिपुर कला के गीता कुटीर घाट पर गंगा नदी में नहाने के दौरान 9 साल के बालक तेज बहाव में बहकर डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और डीप डाइवर्स की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि देर शाम तक बालक का कोई सुराग नहीं मिला। डूबे बालक की पहचान दिल्ली निवासी कुश शर्मा के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ यहां आया था। बताया जा रहा है कि उसे बचाने के प्रयास में उसका भाई भी बहाव में फंस गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। SDRF की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है और लोगों से सुरक्षित घाटों पर स्नान करने की अपील कर रही है। नैनीताल में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को चौंका दिया। सरोवर नगरी और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं, बिजली की गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। बारिश और ओलावृष्टि के चलते लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए, जबकि स्कूलों की छुट्टी के समय बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के कारण कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति बन गई और नालों का पानी झील में पहुंचने से गंदगी बढ़ गई। मौसम खराब होने की वजह से कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में मोबाइल नेटवर्क और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। हालांकि ठंडे मौसम का आनंद लेने पहुंचे पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाते भी नजर आए। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।